और उसके बाद चालू कर दिए। चलो ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक है जी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रो ठीक जो है। और एक और टॉपिक है, ये बांग्ला में लिखा गया कि पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में क्या अंतर है। एक दो चीज़ पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखें कि हम लोग चारों ओर कोशिकाओं से घिरे हुए हैं, है कि नहीं। तो इन कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग और केंद्रक, स्पेशली केंद्रक, क्योंकि ये जो कैरियोन है, कैरियोन मीन्स होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो केंद्रक के उपलब्धता के आधार पे सारी कोशिकाओं को, अर्थ पे पाए जाने वाली सभी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया। केंद्रक की उपलब्धता के आधार पर या केंद्रक की विशेषता के आधार पर सारी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, यूकैरियोटिक और। अब ये तो इसका मीनिंग कैरियोन मीन्स हो गया केंद्रक, और यू मीन्स क्या होता है और प्रो मीन्स क्या होगा। साइंस में जहां भी यू लिखा हुआ है, ई यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू आप समझ ही रहे हैं, मतलब सत्य। क्या सत्य? कैरियोन में न्यूक्लियस, जिस कोशिकाओं में न्यूक्लियस सही है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, वास्तविक स्थिति में है, उस प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं यूकैरियोटिक। हमेशा जहाँ पे भी यू लिखा हुआ है ना, यू उसका मतलब होता है ट्रू। एक जीव भी है जिसका नाम है यूग्लिना, वहाँ पे भी यू मतलब ट्रू ही होगा, और ग्लिना मतलब आइज, जिसमें ट्रू आइज है। और यहाँ इसको देखते हैं, प्रो मीन्स क्या होगा। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होगा प्रारंभिक। प्रारंभिक जिसमें क्या प्रारंभिक? न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रारंभिक है, उस प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस की विशेषता के आधार पे इस अर्थ पे पाए जाने वाली सभी कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस सही अवस्था में है वो यूकैरियोटिक है, और जिसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा प्रारंभिक अवस्था में है, प्रिमिटिव प्रारंभिक अवस्था में है, वो है प्रोकैरियोटिक। अब कुछ जीवों को इसका एग्जाम्पल भी है, और भी विशेषताएं हैं, लेकिन जो आधारभूत और प्रारंभिक विशेषता यही है कि उसका न्यूक्लियस प्रारंभिक है, उसका न्यूक्लियस एडवांस है। अब वो जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कौन है, उसको खोजते हैं। एक तो ये विशेषता हो गई, और दूसरी विशेषता ये है कि यूकैरियोटिक में
यूकैरियोटिक में जो सेल के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वाइक्यूल्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स सभी अवस्था में अवेलेबल रहते हैं। यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, ये कोशिकांग पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या है? कोशिकांग नहीं पाए जाते, या पाए भी जाते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो दूसरे फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा बहुत प्रिमिटिव रूप है लीसोसोम, वो उस फॉर्म में पाए जाते हैं। और तीसरी एक जो राइबोसोम है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S, ठीक है। उस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे इनका डिवीजन किया गया है। ऐसे हम वो समझ सकते हैं कि उसके आकार के आधार पे अगर छोटा है राइबोसोम तो वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और वो 70S है अगर छोटा राइबोसोम है। राइबोसोम समझते ही है, राइबोसोम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। जैसे बाल बन रहे हैं ना, कल ही से हम लोग बालों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, और हाँ जो तो वो राइबोसोम में बनते हैं। राइबोसोम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्रोटीन बनने की फैक्ट्री है। उसका मैसेज दूसरे जगह से आता है लेकिन बनता वहीं पे, क्योंकि फैक्ट्री में तो सारी चीज़ें बनती हैं, मैसेज दूसरी जगह से आता है कि नहीं आता है। और इसमें पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। ये कुछ डिफरेंसेज हैं, ठीक है। अब कौन कौन है जो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक, कौन से ऐसे जीव हैं जो यूकैरियोटिक हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक। ऐसे कुछ जीव है ना जिनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक है और जिनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक है। तो ये तो है। अब इसमें जो एक और अंतर है कि इसमें क्रोमोसोम सीधे रूप में पाए जाते हैं, या डीएनए कह सकते हो। अगर डीएनए क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे तो सीधे रूप में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में और उसमें सर्कुलर ऐसे पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है। कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं इसमें बात करते हैं कि जिसमें यूकैरियोटिक है और कुछ में प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? सभी जंतु और पादप। पादप कोशिकाएं, आपके आसपास जितनी कोशिकाएं हैं सब यूकैरियोटिक है। और उसके बाद इसमें कौन है? तो एक है बैक्टीरिया, और एक और है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया इसे कहते हैं, साइनो है। साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितनी सेल्स बचती है सभी जीवों की वो सब यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सब प्रोकैरियोटिक है। इसमें एक स्पेशल साइज का सेल है जिसमें स्पेशल न्यूक्लियस है, अदरवाइज जो भी बच गए वो सब यूकैरियोटिक, ठीक है।
तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की ये छोटी सी कहानी रही। अब हम लोग एक दूसरे कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है जंतु कोशिका। और अब आप लोग पहचान सकते हैं कि हमारे आसपास कौन सी कोशिका यूकैरियोटिक है और कौन सी, जान सकते हैं ना? है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है? अंतर, तो पहला अंतर तो कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लो ये जंतु कोशिका है और इधर पादप आ गए, तो कोशिका झिल्ली तो सब में पाई जाती है, जितने भी जीव हैं सारे जीवों में, और ये अधिकतम रिक्वायरमेंट है, अधिकतम जरूरत है। अदरवाइज कोई भी सेल का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब पादप कोशिका में एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और सपोर्ट है, जिसे कहते हैं क्या? कोशिका भित्ति। ये सेल वॉल है, बहुत बड़ी वॉल, चाइना वॉल से भी बड़ी कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, पहला अंतर तो सबको जानना है। और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर एक नंबर टू है कि सभी पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक, पहले लवक जानो। लवक 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक हरित लवक, ठीक है? पहले लवक में समझेंगे वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है? तो लवक पाए जाते हैं, और लवक का काम क्या है? जो एक जादू करते हैं, वो जादू का नाम है, लवक क्या करते हैं? कौन सा जादू करते हैं? जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है और चुपचाप अपना काम कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो वो भी अपना खाना नहीं बना पाते। तो लवक प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं, और लवक में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और उनके पास लवक है तभी वो अच्छे हैं, और इसमें नहीं पाए जाते। नहीं वाले देख लो इसलिए। और तीसरे नंबर पे क्या है? एक सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है जो कोशिकाओं को विभाजन करने में सहायता करती है। अब कोशिकाओं का विभाजन जरूरी है इसलिए क्योंकि हम लोग कोशिकाओं के विभाजन के क्रम में ही छोटे से बड़े हो गए, पौधे छोटे से बड़े हो जाते हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, तभी तो कोई जीव बहुत छोटे से बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो उस कोशिकाओं को विभाजन में एक कोशिकांग है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतुओं में पाए जाते हैं और पौधों में नहीं पाए जाते। और एक और अंतर है, एक और कोशिकांग है जो पौधों में पाए जाते हैं और जंतुओं में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल या कम मात्रा में, जिसे कहते हैं
रिक्तिका। रिक्तिकाएं नहीं या छोटी होती हैं। पौधों में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। रिक्तिकाओं का अपना महत्व है। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी सेंट्रलाइज रिक्तिकाएं होती हैं। जैसे सपोज दैट कि लवक का काम है क्या, फोटोसिंथेसिस। एक और काम है लवक का जो बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों में। फोटोसिंथेसिस तो सब जानते हैं। एक और काम है लवक का कि वो जो भोजन बनता है उस भोजन को स्टोर भी करते हैं। इसीलिए वो हरित लवक से वर्णी लवक बदल जाते हैं, क्योंकि हरित लवक जहाँ रहेगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, भोजन बनेगा। और जब भोजन नहीं बन रहा है उस वक्त, क्योंकि 3 प्रकार के आप जानते हैं ये लवक होते हैं, वर्णी लवक, गवर्णी और हरित लवक। तो वर्णी लवक का क्या काम है, वो भोजन को स्टोर करते हैं। और जब स्टोर वाली कंडीशन आ जाती है तो वो स्टोर होते हैं रिक्तिकाओं में। इसीलिए रिक्तिकाओं का महत्व बढ़ जाता है। एक सपोज दैट इसका काम है, और भी दूसरे जो कुछ बैक्टीरिया है उसमें अलग अलग काम करते हैं। कुछ अमीबा में भी रिक्तिका पाई जाती है जो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में सहायता करती है। वहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मेजॉरिटी में ये है कि रिक्तिकाओं का काम है कि भोजन को स्टोर करना, जो कन्वर्जन हुआ है हरित लवक का वर्णी लवक। तो ये हो गया आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। एग्जाम में आता है, बहुत तरह से लोगों को समझाया जा सकता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक एक जो आने वाला है कि कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग हैं। कोशिका के कोशिकांग एवं उनके कार्य। आप लोग सुने ही हैं, सुने हैं ना, सुने हैं। क्या कार्य है? सबसे पहले एक कोशिकांग है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा राइबोसोम। राइबोसोम लिखो। राइबोसोम सबसे जानते हैं। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है। और केंद्रक जो है पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। उसमें इस तरह का मटेरियल है कि पूरे सेल को कंट्रोल करने के लायक बनाते हैं केंद्रक को, अदरवाइज पूरा सेल डिस्टर्ब हो जाएगा। और भी कोशिकांग हैं जिनका अलग अलग काम है। तीसरा है एक अभी आप पढ़े हैं लवक। लवक का काम जानते ही हैं। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो ये दोनों थोड़ा स्पेशल है, इसलिए कि इसमें अपना सब मैकेनिज्म अपना रखे हुए हैं। इसमें अपना इसका पाया जाता है डीएनए भी, क्योंकि 2 ही ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जीवों के बीच का एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन सा है? अगर जीव को, किसी भी जीव को उसके बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या करते हैं? उसे कैसे वो लेते हैं? हाँ, जैसे हम लोग कुछ भी खा लिए,
बाहर तो भोजन के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है ना, लेकिन शरीर के अंदर वो ऑप्शन एक ही में चेंज हो जाता है, ATP। समझ रहे हो? शरीर में कहीं पे भी एनर्जी, किसी भी चीज़ में कहीं पे भी एनर्जी की ज़रूरत है तो वो पूरा करता है ATP। ATP भी एनर्जी मॉलिक्यूल ही है, जैसे ग्लूकोज एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, वैसे ATP भी एनर्जी मॉलिक्यूल है। और वो शरीर के, जीवों के शरीर के ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आप कुछ भी खाइए, बनेगा क्या? ATP। तो जंतुओं में, जबकि पौधों में भी ATP होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, क्या बनता है? ATP। और एक और जो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको ज़रूरत है एनर्जी की, लवक में भी ATP बनता है। दो ही ऐसे मॉलिक्यूल कोशिकांग है जिसमें ATP का निर्माण होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। आप सोच सकते हैं कि एनर्जी अगर ना रहे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। किसी भी जीव का एनर्जी ना मिले तो काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? है तुरंत। तो यही दो कोशिकांग में एनर्जी मॉलिक्यूल। अब सोर्स जहाँ से हो, पौधों में सोर्स वो सनलाइट है, हम लोगों में क्या है कि बाहर से खाना खा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है फूड, वो कन्वर्ट हो रहा है ATP में। ये हो गया। पांचवा है इंडोप्लाज्मिक और छठा है, बताइए, सेंट्रोसोम। और एक सातवां भी है, लाइसोसोम। बहुत डेंजरस, खतरनाक। किसी भी सेल को पूरी तरह डैमेज करना, ख़त्म करना हो, इसके पास ऐसे केमिकल हैं जो ब्रस्ट हो जाए फिर आपका काम फिनिश। और इसको पौधों में कम होते हैं, पौधों में डिक्टोरोसोम बोलते हैं, पौधों में कम होते हैं। ये एक तरह से सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं और इसका अलग अलग कार्य है। अब ये अपना अपना कार्य करते हैं और कोशिका को सही स्थिति में रखने में सहायता करते हैं। जो भी चीज़ें, केंद्रक का काम है, राइबोसोम का काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है, सेंट्रोसोम का, लाइसोसोम। और एक और है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। और एक और है जिसका नाम है और इसको मिला दिया जाए, इसको मिला के यहाँ किया जाए और इसको एक बना दिया जाए एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। ये तीनों अपना जुड़े रहते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। तो आने वाले जो क्लासेज हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? कोशिकाओं की क्या विशेषता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा